शुभ लक्ष्मी जी, ये जो स्थिति है, ये जो हालात हैं, बेरोजगारों की एक फौज नजर आती है, अग्निवीरों की एक फौज नजर आती है दूर दूर तक। मध्यम वर्गीय परिवार टूट रहा है, परेशान है। इन सब के बावजूद आपको लगता है कि आसानी से हिंदुत्व का तड़का, इन जैसे बाबाओं का उदय, मीडिया का दिन भर बाबाओं को दिखाना, हिंदुत्व के नाम पे हिंदू मुसलमान के आग लगाना, मीडिया का तो सब मीडिया लगभग एक तरफा हो गया है। ये क्या कंफर्टेबल बीजेपी को सत्ता में ले आएगा या कहीं झटका देगा? बीजेपी को कंफर्टेबली सत्ता में लाने में सबसे बड़ा योगदान, अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो उसका होने वाला है। और जब इस डिबेट का टॉपिक आया था मेरे पास, तो जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट ने भी अभी बोला कि हाँ, मतलब डिस्कशन होनी चाहिए कि बीजेपी में मोदी के बाद कौन। और खैर, उसमें एक और नाम है जो हमें लिस्ट में जोड़ना चाहिए, वो है हिमंत बिश्वा शर्मा का भी। अगर उनका जो नॉन कंट्रोवर्शियल, प्रो हिंदुत्व और ट्रैक रिकॉर्ड एज अ पार्टी वर्कर, ट्रैक रिकॉर्ड एज अ पॉलिटिशियन, आसाम एक आसान स्टेट नहीं था जीतने के लिए जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी है, तो कहीं पर भाजपा की लिस्ट में आई एम श्योर इनका भी नाम होगा। लेकिन वही है कि दबे स्वरों में लोग बात करते होंगे, सामने आके तो करेंगे नहीं, नहीं तो अलग अलग तरीके से उन्हें कट डाउन टू साइज कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे और भाजपा की अगर जीत और बड़ी हो और जितनी है उतनी हो, बल्कि मैं 250 प्लस से भी ऊपर आए, तो उसमें विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया, उसका सबसे ज्यादा योगदान होगा, ना कि जो हमारे देश में इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनका। क्योंकि आज की डेट में तो ऐसा लगता है कि देश में कोई घुट्टी पिला दी गई है कि जैसा कि शीतल जी बोल रहे थे, और बल्कि अभी कल परसों की बात है कि क्रेडिट स्विस, जो मतलब इतनी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इनके बॉन्ड्स को बोल दिया है कि हम इसकी वैल्यू जीरो मानते हैं, अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को। तो उसके होने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो लोगों को एक घुट्टी टाइप का, एक नशा टाइप का लोगों को हो गया है कि कुछ नजर नहीं आता है और केवल एक पर्सन, एक इंसान, एक मनुष्य का कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी नजर आती है। तो उसके बीच में उसको अगर भंग करना है तो अपोजिशन को ही कहीं एकजुट होना पड़ेगा। और अटेम्प्ट्स भी हो रहे हैं, काफी अटेम्प्ट्स भी हो रहे हैं। जैसे शुरुआत मेरे ख्याल से ममता बनर्जी द्वारा की गई थी, जब उन्होंने पिछले साल मार्च में लेटर सर्कुलेट किया था ऑपोजिशन में कि हम सबको एकजुट होकर के, और जो ये पोलराइजेशन हो रहा है देश में उसके खिलाफ हमें एकजुट होना चाहिए। उसके अलावा नीतीश कुमार और केसीआर, इन्होंने भी ऑपोजिशन को एकजुट करने के लिए वन बाय वन इन्होंने मीटिंग सेटअप करी, और बहुत ओपनली किया गया ये सब। एक नाम है अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने बिना कोई अटेम्प्ट किए और बिना कुछ भी ऐसा, ना लेटर, ना किसी से विजिट करना, ना एकजुट होने का कोई आवाहन करना, उसके बावजूद उनका नाम, कल भी मैं आज तक का सर्वे देख रही थी, उन्हीं का नाम सबसे आगे आया हुआ है एज फार एज अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज कंसर्न्ड। तो अगर इनमें से कोई एक, जो ये 4-5 ऑपोजिशन के नाम है, उनमें से कोई एक अगर एकजुट कर पाया और स्ट्रांगली आगे ले पाया ऑपोजिशन को, तो उसी फैक्टर से जाकर के कहीं पर मोदी सिंहासन डोलने वाला है। नहीं तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेकर के कुछ मुझे नहीं होता हुआ नजर आता है, एटलीस्ट 2024 तक तो नहीं होता हुआ नजर आता है। शुभ लक्ष्मी जी, विपक्ष में ऐसा कौन नेता है जिसकी बात सब मान लेंगे? क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग एंगल हैं। देखिए, एक तो बात मानी हुई है कि नॉर्थ इंडिया से ही आना है लीडर जो एकजुट कर पाए। और जहां तक कि जो हमारे की लीडर्स हैं, जो हो सकते हैं संभावित विपक्ष के और दावेदार, पीएम पद के दावेदार, वो कहीं पे कंस्ट्रेंड है अपने एरियाज में। जैसे ममता बनर्जी हुई, केसीआर हुए, और भी जो बाकी नेता हुए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का अपील थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि
उन नॉर्थ इंडियन और हिंदी स्पीकिंग होने के अलावा, इंग्लिश स्पीकिंग होने के अलावा उन्होंने मंत्री के तौर पे भी बहुत अच्छे और बहुत रेप्यूटेबल टर्म्स दिए, एक्सेप्ट फॉर वन टर्म जब उन्होंने खुद ही रिजाइन किया था। तो कहीं पर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार के बीच में, और अरविंद केजरीवाल का खैर दूसरा एंगल है कि उनका जो, हालांकि उनका एक्सपीरियंस और उनकी पार्टी का एक्सपीरियंस बहुत यंग है, लेकिन उन्होंने जो प्लैंक लेकर के आगे बढ़े हैं वो कहीं पे मुझे लगता है कि इंडिया की यूथ को बहुत अपील करता है। और जो ये डेवलपमेंटल प्लैंक की वो बात करते हैं, वो कहीं से मुझे लगता है कि एक बहुत ही यूनिफाइंग फोर्स हो सकता है। तो कहीं पर नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के बीच में मुझे सेटिंग लगती हुई नजर मतलब बैठती हुई नजर आ रही है कि इन दोनों में से कोई एक अच्छा संभावित एकजुट करने वाला कैंडिडेट हो सकता है। शुभ लक्ष्मी जी, एक मीडिया का बड़ा वर्ग अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम कहता है, वो क्यों कहता है? पता नहीं क्यों कहता है। मुझे तो जहां तक कि लगता है कि कांग्रेस है भाजपा की बी टीम। कांग्रेस को थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, जगह जगह पे उनके जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो जा करके या तो वोटिंग के समय एमसीडी इलेक्शन में के भी आप देख लीजिए, मेयर वोटिंग के समय इधर चंडीगढ़ में मेयर के वोटिंग के समय एब्सटेन कर गए और बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे, ये तो बस एक मीडिया का बनाया हुआ कुछ है, मतलब जस्ट समथिंग टू से। मुझे कोई ग्राउंड या बेसिस नजर नहीं आ। ये हो सकता है, एक चीज आई मेरे दिमाग में कि ये हो सकता है बी टीम इसलिए भी कहते होंगे क्योंकि ये भाजपा के ही गेम में हराते हैं बड़े अच्छे से। तो कहीं पर ये बैलेंस इन्होंने समझ लिया, ये बैलेंस सीख लिया है, जिसके बेसिस पर अपने गुजरात में भी पहले इलेक्शन में ही 4-5 सीटें ले आए। और उसके अलावा दिल्ली में तो खैर एमसीडी जीता ही, यहाँ पे तो कांग्रेस भी नहीं हरा पाई थी भाजपा को एमसीडी में। तो कहीं पर मुझे लगता है हो सकता है इसलिए कहते होंगे क्योंकि भाजपा का ही गेम भाजपा के साथ बड़े अच्छे से खेलते हैं ये। बिल्कुल, मैं इस बात की बात मान सकता हूँ। डॉक्टर सुनीलम, एक बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात शुभ लक्ष्मी जी ने कही कि अगर विपक्ष एक नहीं होगा तो मोदी जी का हटाना, मोदी जी को पीछे करना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर सुनीलम, आपके तो विपक्ष में लगभग सभी नेताओं से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आपने पिछले दौर से सबको देखा है, आप सबके बारे में जानते हैं। क्या लग रहा है विपक्ष का कोई एक मोर्चा बन पाएगा या बनने से पहले बिखर जाएगा, और बनेगा तो कौन उसका नेतृत्व करेगा? संजय जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तलाश रहे थे, अब आप विपक्ष के अंदर आप तलाशने लग गए, तो आपने कम न्याय किया। ये अच्छा है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं कि भाई तलाश है तो सब तरफ तलाश होनी चाहिए दूल्हे की, मतलब देश के दूल्हे की। जो चर्चा यहाँ चल रही है, मैंने क्योंकि वो अंदर गवर्नेंस की बात की, अब मैं अभी जो है जब मैं कुछ ट्विटर्स देख रहा था तो मैंने देखा कि अखिलेश यादव 4 फरवरी को एक शादी में जा रहे थे मुराद नगर में, और वहां पर भी उनको अनुमति नहीं दी।